मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग उर्दू का सैम्पल पेपर बनाने जा रहे हैं क्लास 9 का। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस पेपर है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। चलिए तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले देखिए ये आपका 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का है। ठीक है, कुछ आपको हिदायत दी गई हैं, जैसे कि इसमें कुल टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए बेटा आपको सबसे पहले ये सर्च कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि हाँ भाई इस पेपर में, इस सवालनामे में आपके कुल 14 सवाल हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा भी हो जाता है कि भाई प्रिंट नहीं हो पाए, है ना, या लास्ट पेपर जुड़ नहीं पाया, तो इसलिए आपको सबसे पहले यही चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद बताते हैं कि भाई सारे सवाल जो है वो कंपलसरी हैं, आपको सारे सवाल करने हैं और हर सवाल का जो नंबर है उसके आगे दर्ज है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे आपका ये सवाल है, इसके कितने मार्क्स हैं यहाँ आपको दिए गए हैं। इसके बाद एक छोटी सी हिदायत और दी गई है। वो हिदायत ये है कि भाई जब आप जवाब को तहरीर करें, जब आंसर दें, तो आपको साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि अच्छे से आंसर लिखना है। जो आप लिखते लिखते जो गुच्चू गुच्चू बना देते हैं ना, ऐसे करके गोद दिया, कुछ गलत है तो आप ऐसे काटते नहीं, ऐसे नहीं काटना, सिंपल सी एक लाइन से काटना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा सवाल क्या है। देखिए पहले आपको जो सवाल दिया गया है, इसमें आपको गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है, यानी ऐसा इक़्तिबास जो आपने पढ़ा नहीं है। इसमें 5 सवाल हैं और हर सवाल 1 नंबर का है, तो आपको 5 नंबर इससे मिल जाएंगे। तो आप लोग इस इक़्तिबास को तसल्ली से, सुकून के साथ बिल्कुल बैठ के पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका वक्त लगता है 2 मिनट 5 मिनट लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार जब आप इस इक़्तिबास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो नीचे जितने भी सवाल हैं ना, सारे आप ईज़िली कर जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जैसे पहला सवाल दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए। अब अगर आपने ऊपर ही अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में पैदा हुए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ना। फिर इन सबको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, जल्दी जल्दी कर लेना है। तो चेक कीजिए ज़रा जल्दी जल्दी कि आप लोग ने सही किया या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका है आता है गैर दरसी शेर इक़्तिबास। क्योंकि इसमें शेर लिखे हुए हैं तो इसको मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ कि ये क्या है और आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ अशार दिए गए, इनको तसल्ली से सुकून के साथ पढ़ लेना है, समझ लेना है कि ये अशार हमसे क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद नीचे आपको जो 5 सवाल दिए गए हैं, हर सवाल का 1 नंबर है, इसे आपको करना है। क्योंकि बेटा देखिए ये मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको सवाल यहाँ दिया गया है, पैराग्राफ यहाँ दिया गया है, पढ़िए और जवाब को टिक करिए जो भी जवाब है ना। चलिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं ज़रा। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अकल दंग है मेरी। किसकी बात हो रही है, यानी कि पतंग की। ठीक है, कैसी है, प्यारी प्यारी। कैसी खुश रंग, रंग है इसके, यानी कितने अच्छे रंग है इसके, खिले खिले, है ना। रंग है क्या, शौक व शंग है इसके। आसमान में जाके उड़ती है, दौड़ती है, इधर से मुड़ती है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, डोर भी काटदार है इसकी, मसल तलवार धार है इसकी। यानी अभी किससे उड़ती है, डोर से उड़ती है ना। और डोर कैसी है, बिल्कुल तेज़, जैसे तलवार की धार। ठीक है, ऊपर उठती है, नीचे आती है, दाएं और बाएं घूम जाती है। किसकी बात हो रही है, पतंग की। आप ज़रा जल्दी जल्दी सवाल पढ़िए। डोर की धार किसकी तरह है, तो आप बता सकते हैं ना, तलवार की तरह, क्योंकि हमें समझ में आ गया, है ना। शायर ने किसके रंग को खुश रंग कहा है, तो किसके रंग को कहा है, पतंग के रंग को कहा है। ठीक है, आगे चलिए। पतंग को देखकर किसकी अकल दंग है, तो किसकी अकल दंग है, शायर की। पतंग कहाँ जाके उड़ती है, तो कहाँ उड़ती है, आसमानों में। ठीक है, इसके बाद आखिरी सवाल जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया, पतंग किसके सहारे ऊपर जाती है, तो डोर के सहारे जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ आपको जो उन्वाद दिए गए हैं, उन्वानात में आपको मजमून लिखना है। ये 10 नंबर का एक है, एटलीस्ट आपको 1 पेज का लिखना होगा आंसर। यौम आज़ादी या फिर होली में से किसी एक पर आपको लिखना है। ठीक है, ये अपलोड है मेरे चैनल पर, आप लोग बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ लिखा है अपने वालिदा के नाम, यानी मम्मा के नाम आपको क्या करना है, अपनी कामयाबी के बारे में बताना है ख़त में लिखकर। ठीक है, और या फिर दूसरा आपको करना है कि बहन की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल से 2 दिन की छुट्टी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर आपसे कहा जाए ख़त लिखना है, तो ख़त में क्या लिखते हैं, सबसे पहले पापा का या मम्मा का एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद डेट लिखी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम प्यारे अब्बू जान या प्यारी अम्मी जान। यहाँ पे अम्मी जान है तो यहाँ लिखेंगे प्यारी अम्मी जान।
ठीक है। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप बखैर होंगे, यहाँ मैं भी खैरियत से हूँ, कल आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, है ना। इस तरह से सारी बातें लिखेंगे। फिर आपको अपनी कामयाबी के बारे में बताना है तो आप बता देंगे कि भाई हमारा इम्तिहान का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, आपकी दुआ है, मैं कामयाब हो गई अपने मकसद में, है ना, मैंने 10वीं पास कर लिए बहुत अच्छे नंबर से, या जो भी है इस तरह से आप लिखेंगे। और जब ख़त्म करेंगे तो आखिरी लाइन में जब आप सबसे नीचे पहुँचेंगे तो वहाँ लिखेंगे कि अब्बू को सलाम कहिएगा और बाकी भाइयों को मेरा प्यार दीजिएगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा बेटा और उसके नीचे अपना नाम लिख देंगे। अगर हम बात करें प्रिंसिपल के लिए तो देखिए प्रिंसिपल का आपको पता है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, है ना। उसके बाद अपने स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट, फिर हम यहाँ लिखते हैं जनाब आली और फिर उसके बाद अपना पूरा लिखते हैं कि भाई हम आपके स्कूल में इस क्लास में पढ़ते हैं, हमें छुट्टी के लिए मतलब शादी में शिरकत करनी है, इसके लिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी दे दीजिए। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, एन नवाज़िश होगी, शुक्रिया आपका फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा, है ना। और अपना नाम लिख के ख़त्म करते हैं। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। वैसे अगर आप लोग देखना चाहें तो वीडियोस भी अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए लिखा है हिदायत के मुताबिक आपको सवाल के जवाब देने हैं। 12 हैं, एक नंबर के 12 सवाल यहाँ आपको दिए गए हैं। MCQ में जल्दी जल्दी कीजिए। इसमें क्या लिखा है, लुत्फ़ उठाने का क्या मतलब है, तो लुत्फ़ उठाना मतलब मज़ा लेना, ठीक है। हामिद आगरा गया, वहाँ से वो किताब लाया, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ज़मीर है ना, क्योंकि हामिद की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए शामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई, इस जुमले में टोकरी क्या है, तो टोकरी क्या है, इसम है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का नाम होता है वो इसम कहलाता है और उस नाम की जगह कुछ हम वो ये इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका ज़मीर कहलाता है। किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना सिफत कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा तकलीफ़ की जमा क्या होगी, तो तकलीफ़ की क्या जमा होगी, तकालीफ़, ठीक है। इसके बाद लिखा है ख्वाहिशात का वाहिद क्या होगा, तो क्या होगा, ख्वाहिश, ठीक है। आगे आ जाइए। इसके बाद यहाँ लिखा है रघुपत सिंह अपने कौल का पक्का था, इस जुमले में रघुपत क्या है, तो क्या है, जल्दी से बता दिए, आदमी का नाम है तो इस्म हो गया, ठीक है। हकूक़ का वाहिद क्या है, तो हक़ है हकूक़ का वाहिद, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सत्यानाश का क्या मतलब है, तो बता दीजिए सत्यानाश का क्या मतलब है, बर्बाद हो जाना, है ना, किसी चीज़ का बर्बाद कर देना सत्यानाश कहलाता है। इसके बाद नज़्म हिंदू और मुसलमान जो है उसके शायर कौन है, ये आप लोग एक बार खुद से चेक कर लीजिए, मेरे जहन से निकल रहा है। इसके बाद लिखा है श्यामा किसकी बहन थी, तो आपको पता है श्यामा किसकी बहन थी, केशव की बहन थी, तो इसे आप टिक कर लेंगे। हामिद किसके साथ चिड़ियाघर देखने गया, तो हामिद किसके साथ गया था, ये भी आप जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है मौला बख्श किसका नाम था, तो मौला बख्श किसका नाम था, हाथी का, है ना, मौला बख्श हाथी था, ठीक। चलिए, तो इस तरह से 12 सवाल थे, मैंने करवा दिया। अब यहाँ फिर आपको एक इक़्तिबास दिया गया है जो आपकी किताब से ही लिया गया है, ठीक है। अब आपको फिर इस इक़्तिबास को पढ़ना है और आपके जो भी सवाल दिए गए हैं इनके जवाब देने हैं। फिर इसके बाद देखिए ये जो आपको शेरी इक़्तिबास दिया गया है ये भी आपकी किताब से दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसके भी जवाब देने हैं। तो ये काम आप लोग खुद से कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। बेटा देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके 2 बुक्स लगी हैं, एक है आपकी जान पहचान, हाँ ये बात आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, मैं भूल गई थी। एक है जान पहचान और एक है आपकी दूर पास, क्या है, दूर पास, ठीक है। अब क्या है टीचर, ये बुक हमेशा से चली आ रही है, इसके सारे चैप्टर्स अपलोड भी हैं, आप लोग देख सकते हैं आंसर्स के साथ। आंसर्स मैंने लिख के बताए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बुक इसी साल से ऐड हुई है। बहुत सारे टीचर्स ने अपने बच्चों को ये बात नहीं बताई है, बहुत सारों ने बता दी है, लेकिन सैम्पल पेपर में इस बुक से कोई भी सवाल नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सवाल नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है। उसका रीज़न ये है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, है ना। तो इसके और इसके दोनों के चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेरी ही चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन नहीं ढूंढ पाते हैं तो उनके लिए मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है क्या लिखा है, सुनो एक ऐसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है ना। ये कौन सी है, एक देहाती लड़की के गीत का ही ये नज़्म है, आपकी याद आया होगा आपको, है ना। आगे चलते हैं।
फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिजाओं, बस्तियों और जंगलों पर क्या छा रहा है। तो क्या छा रहा है, तो धुआंधार बदली छा, नहीं देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा क्या छा रही है, जल्दी से बताइए। हाँ ये देखिए लिखा ना, धुआंधार बदली छा रही है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ से टिक कर लीजिए, धुआंधार बदली छा रही है। इसके बाद देखिए ये लिखा, जब मीना की बूंदें पड़ती हैं तो कैसी आवाज़ आती है। तो कैसी आवाज़ आती है, छम छम आती है ना, पानी की आवाज़ तो छम छम होती है। आगे देखिए, आहो फिगा का क्या मतलब है, आहो फिगा का मतलब होता है दुख दर्द बयान करना। ठीक है, इसके बाद लिखा है, लड़की को किसकी याद आ रही है। तो किसकी याद आ रही है, अपने माँ बाप की, है ना, क्योंकि वो कहाँ है, वो ससुराल में है, तो अब उसे अपने माँ बाप की याद आ रही है। ऐसे देखिए यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं, खाली जगहों को भरना है, तो यहाँ पे लफ्ज़ भी आपको दिए गए हैं, पढ़िए और जल्दी जल्दी भर लीजिए। इसमें आपको मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ लिखा हुआ है, दी गई हिदायत के मुताबिक आपको काम करना है। यहाँ पे 2 मुतज़ाद लिखने हैं। ठीक है, कामरानी, सरबुलंद और नुकसान। देखिए एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, कोई भी ग्रामर वर्क आपका अलग से नहीं आता है। ठीक है, जो आपकी बुक होती है ना, टेक्स्ट बुक जिसे आप पढ़ते हैं, उसमें जो बुक वर्क होता है, ग्रामर का वर्क वहीं से आता है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का जो ग्रामर वर्क है उसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपका पेपर ये लास्ट पेपर है, तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है इसे तैयार करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है, सिर्फ 2 जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको यहाँ 2 मुहावरे हैं, इसमें से 2 को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आँख से ओझल हो जाना, है ना, दरिया उतारना, और उसके बाद क्या लिखा है, दम रोकना। तो जो आपको अच्छा लगे आप लोग बना सकते हैं। यहाँ लिखा है 2 के मुज़क्कर बनाइए। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस सबको पता है, लड़का का लड़की, है ना। तो चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चूड़ा। घोड़ी, घोड़ी का क्या हो जाएगा, घोड़ा। बहन, बहन का क्या हो जाएगा, भाई, है ना। बेसाबक़े लगा के 2 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। देखिए आपको पता होना चाहिए साबक़े और लायके। साबक़े का लगते हैं आगे और लायके का लगते हैं पीछे। अब आप बता सकते हैं बेइज्जत, है ना, और बेवक्त। ठीक है, तो जो आपको बनाना है आप लोग बना सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें भी मैंने अलग से अपलोड कर दी हैं, आप लोग इसे देख लीजिए, क्योंकि पिछली 10th क्लास में बद लगा के बनाने को आया था, बीच में मैंने 10th का सैम्पल पेपर बनाया, आप में बे लगा के आया है बनाने को। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए यहाँ आपको ज़माना बताना है। आपको पता है ज़माना कितना होता है, 3 होते हैं, या तो हाल होता है, ठीक है, या तो क्या होता है, माजी जो गुजर गया, नहीं तो फिर क्या होता है आपका मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, जो आने वाला है। ठीक है, तो यही 3 आपके ज़माने होते हैं। आप देख लीजिए कि क्या है। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, ज़ेल के असबाब में से किसी एक का आपको क्या करना है, खुलासा करना है। चाहे तो बादशाह के हाथी का कर दीजिए, चाहे तो नादान दोस्त का कर दीजिए। 5 मार्क्स का एटलीस्ट आपको आधा पेज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको बताना है ये चैप्टर किसने लिखा है, क्या है इस कहानी की स्टोरी, और ये कहानी आपको क्या सबक देती है, आपने इससे क्या सीखा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके किरदार कौन कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी एक का मरकज़ी ख़याल बयान करना है। मरकज़ी ख़याल होता है कि भाई ये नज़्म है, ये आपको क्या सिखाना चाह रही है ना, ये नज़्म क्यों लिखी गई है। तो हिंदू मुसलमान क्यों लिखी गई है, कि हम आपस में जो नाइत्तेफाक़ी है उसको दूर कर सकें, है ना। एक पौधा और एक घास क्यों लिखी गई है, इंसान को दिखाने के लिए कि इंसान कितना मतलबी है। पौधे को तो सींचता है और घास को क्या करता है, उखाड़ के फेंक देता है, क्योंकि गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। ग्रामर के लिए प्लेलिस्ट इस्तेमाल करा करें, बेसिक ग्रामर की, वहाँ आपको ग्रामर सारी मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी दूर पास के लिए क्लास 9 की दूर पास का प्लेलिस्ट इस्तेमाल कीजिए, और जान पहचान के लिए क्लास 9 की जान पहचान का प्लेलिस्ट यूज़ कीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ना इत्तेफाक़ी को आज़ार जा क्यों कहा गया। इसमें ये दोनों सवाल आपको करने हैं, दोनों 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि भैया इससे सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं होता ना इत्तेफाक़ी से, है ना। श्यामा को अपने भाई केशव पर क्यों तरस आया, क्योंकि बेचारे की डांट पड़ रही थी, है ना, इसीलिए तो तरस आया था, अम्मी उसे डांट रही थी। ठीक है, तो ये दोनों आंसर भी जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है, कंगारू की ग़िज़ा क्या है, यानी कंगारू खाने में क्या खाता है, और हाथी की रोटी कैसी होती है। तो आपको पता है ना, वो 2-2.5 इंच मोटी होती है, गोल होती है, वो हमने पूरा पढ़ा रखा है। अब इस वक्त पूरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप लोग जाके एक बार वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारे 9th क्लास का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम आपकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।